वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज की ये जो वीडियो है हम स्टोक प्रॉब्लम की बात करने जा रहे हैं। कल भी हमने स्टोक फर्स्ट प्रॉब्लम का फर्स्ट पार्ट किया है, लेकिन स्टोक फर्स्ट प्रॉब्लम में मैंने जस्ट उसकी बेसिक आपको समझाई है। आज हम जाएंगे इस प्रॉब्लम को ओवरऑल देखेंगे कि क्या क्या इसमें होता है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये होता है कि स्टोक फर्स्ट प्रॉब्लम होता क्या है। तो आप कहते हैं कि स्टोक फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो बेसिक ऐसा प्रॉब्लम जिसमें फ्लूइड एक सतह के ऊपर एक प्लेट के ऊपर पड़ा होता है, और ये जो प्लेट है इसके ऊपर फ्लूइड है, और उस फ्लूइड जो है शुरू में एट रेस्ट होता है, बाद में हम प्लेट को हरकत देते हैं और सडनली उसको मूव करते हैं, और अलॉन्ग एक्स एक्सिस जब प्लेट को हरकत देते हैं तो उसके ऊपर मौजूद फ्लूइड जो है वो मूव करना शुरू कर देता है। तो इसके इवज़ जो है मैथमेटिकली अगर हम देखें तो हम ये कहते हैं कि जो वेलोसिटी होती है, जिसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है u एट ज़ीरो का मतलब कि जब वेलोसिटी जो है जब y0 है, y0 मीन के यहाँ पे बिल्कुल सेंटर के ऊपर जहाँ पे y एक्सिस ज़ीरो है, ऊपर की तरफ जाएँ तो y एक्सिस है, तो जब y0 है तो उस वक्त एक दफ़ा u वेलोसिटी भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। ज़ीरो तब जब टाइम जो है वो हमने अभी प्लेट को हिलाया नहीं था, यानी t लेस देन इक्वल टू ज़ीरो मीन अभी हमने प्लेट को नहीं हिलाया तो वेलोसिटी ज़ीरो है। t ग्रेटर देन ज़ीरो मीन जब जो ही हमने नीचे से प्लेट को हिलाया तो वेलोसिटी u हो गई है। अब हम कहते हैं यहाँ से ये लाइन हमने लिखी है, बिकॉज द होल वाटर कॉलम विल नीड टाइम टू एडजस्ट द फ्लो इज ट्रांजिएंट। यहाँ पे हम ये कहते हैं कि जो रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम आएगा वो ज़ीरो नहीं होगा। वो क्या होगा, यानी कि टाइम के साथ जो उसमें चूँकि टाइम का इफेक्ट जो है वो ज़ीरो नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि देखें नीचे से आप जो ही प्लेट को हरकत देंगे तो उसके बदले में वक्त के साथ साथ फ्लूइड में चेंजिंग आती जाएगी। मतलब ये कि जो जो प्लेट हरकत करते जाएंगे ऊपर से फ्लूइड भी उसी तरीके से मूव करता जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि जो टाइम फैक्टर होगा वो ज़ीरो नहीं होगा, यानी रेट ऑफ चेंज जो है वो ज़ीरो नहीं होगा। फर्स्ट अब हम कहते हैं जहाँ पे हम फ्लूइड एट रेस्ट एट y इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि बहुत टॉप पे चले जाएंगे जब जहाँ पे यहाँ पे मैं लाइन लगा रहा हूँ, ये थोड़ी टेढ़ी हो रही है, यहाँ पे शायद मुश्किल है ये लगानी। तो ये जो है ये आपका एक्स एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब यहाँ पे आप नीचे से प्लेट को खींच रहे हैं, इस साइड पे ये जो एक्स एक्सिस है इसको आप खींच रहे हैं, तो ऊपर जो फ्लूइड है उसमें चेंजिंग आ रही है थोड़ी थोड़ी। आप जो जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो चेंजिंग कम होती जा रही है, तो जो बहुत इन्फिनिटी पे पहुँच पे फ्लूइड में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। इसका मतलब है जो ही आप y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे जाते हैं तो फ्लूइड वहाँ पे रेस्ट पे रहता है, जबकि उसके नीचे जहाँ पे आपने प्लेट को खींच रहे हैं वहाँ पे फ्लूइड जो है वो मोशन में है। द होल वाटर कॉलम इज एट रेस्ट बिफोर द प्लेट स्टार्ट टू मूव। अब शुरू में ये होता है कि टोटल जो वाटर है या फ्लूइड जितना भी है वो एट रेस्ट पे रहता है जब तक कि आप क्या करते हैं, फ्लूइड को मूव नहीं करते, सॉरी प्लेट को मूव नहीं करते। दूसरे नंबर पे द इफेक्ट ऑफ द मूविंग प्लेट विल नेवर बी फ्लैट एट y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बिकॉज द प्लेट इज इन्फिनिटली फार अवे। तो वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो ऊपर वाली, मतलब आप खुद सोचें कि जो नीचे प्लेट हरकत दे रहे हैं तो जो टॉप सरफेस के ऊपर फ्लूइड है वो बहुत दूर आने की वजह से उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। आपको नज़र आ रहा होगा, आप अगर बाहर खड़े हैं तो समुद्र के नीचे जो वाली लेयर के अंदर कोई मछली अगर हरकत कर रही है तो आपको सतह के ऊपर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो बहुत नीचे होगी। तो अगर वो सतह के करीब होगी तो इसका मतलब है वो आपको हरकत करती हुई नीचे से हरकत करेगी तो ऊपर फ्लूइड में डिस्टर्बेंस होगी। तो बहुत नीचे जाके जो डिस्टर्बेंस होती है वो ऊपर तक पहुंच नहीं पाती। उसके बाद है हिंस द फ्लूइड एट y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी विल नेवर एक्सीलरेट, u अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ से आपको जो कंडीशंस मिली हैं वो तीन मिली हैं, तीन कंडीशनें आपको मिली हैं, इनको आपको पता हो। नंबर वन, जब u ज़ीरो पे था तो उस वक्त u वेलोसिटी थी जब टाइम ग्रेटर देन ज़ीरो था, मतलब जब आपने प्लेट को हरकत दी तो वेलोसिटी u थी, जब हरकत नहीं दी तो वेलोसिटी ज़ीरो थी। फिर हमने दूसरी बात कही कि जब आप इन्फिनिटी पे पहुंचे तो वहाँ वेलोसिटी ज़ीरो है, क्योंकि बहुत दूर ऊपर जाके वहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। अब हम आते हैं इनिशियल कंडीशन क्या होती है। फ्लूइड इन द हाफ प्लेन y ग्रेटर देन ज़ीरो इज इनिशियली एट रेस्ट। जो है y ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए फ्लूइड जो है वो इनिशियली एट रेस्ट है, यानी इसका मतलब है कि जब टाइम ज़ीरो है तो उस वक्त वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है। ये ऊपर हम बात कर चुके हैं। फिर उसके बाद सिंप्लीफाई द गवर्निंग नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन। आपको नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन का पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन।
तो नेवियर स्टोक इक्वेशन जो है वो उसके मुताबिक ये जो सबसे पहले लिखी है इसे कंजर्वेशन ऑफ मास या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। ये क्या होती है, डेल डॉट यू इक्वल टू ज़ीरो। अब ये यू है ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी के तीन कंपोनेंट होते हैं, याद रखिएगा। ये जो यू है इसको आप बेशक कैपिटल वी लिख लें, इसके आगे तीन कंपोनेंट हैं। जैसे आपको पता है एक वेक्टर होता है ए, तो ए वेक्टर जब लिखा हो तो उसके तीन कंपोनेंट हुआ करते हैं। एक कंपोनेंट को कहा जाता है जैसे ए वन और उसके साथ हम लिखते होते हैं आई। इसी तरीके से दूसरा जो कंपोनेंट होगा प्लस ए टू और उसके साथ होगा ए लिखेंगे 2 और उसके साथ लिखेंगे हम जे। और तीसरा कंपोनेंट होगा प्लस A3 और उसके साथ आएगा के। तो इसी तरीके से ये U एक वेक्टर है, इसके तीन कंपोनेंट एक U V W। अच्छा, इनमें आपने थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना है। ये कैपिटल V लिख लें इसे और ये छोटे लिख लें ताकि पता चले कि ये उसके कंपोनेंट हैं। तो अब हमने इसको ओपन किया तो ये तीन इसके कंपोनेंट ओपन होके ऐसे आ गए। अब हम कहते हैं चूंकि ज़ीरो हो गए, ये वाली जो वैल्यू होगी वो ज़ीरो होगी। आप बता सकते हैं क्यों ज़ीरो होगी? क्योंकि जो वेलोसिटी होगी उसमें अलॉन्ग एक्स एक्सिस कोई चेंज नहीं आ रहा होगा। चेंज होने का मतलब है कि आप देखें कि ये जो लाइन है ये थोड़ा सा मुश्किल होता है इस बात को समझना, तो गौर से देखेंगे समझ आएगी। ये आपका एक्स एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस की तरफ प्लेट जा रही है, मूव कर रही है। जब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग प्लेट मूव कर रही है तो जो फ्लूइड के पार्टिकल हैं जो ऊपर जा रहे हैं, जो पार्टिकल यहाँ से जो पहला पार्टिकल जितनी वेलोसिटी से हरकत कर रहा होगा अगला भी उतनी से ही कर रहा होगा, क्योंकि वो वेलोसिटी। तो इसका मतलब है कि जो चेंज है यानी वेलोसिटी जो पहले थी बाद में भी अलॉन्ग एक्स एक्सिस वेलोसिटी वही है। तो इसलिए हमने लिखा पार्शियल यू और पार्शियल एक्स का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो हमने कहा अलॉन्ग एक्स एक्सिस वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, जितनी वेलोसिटी पहले थी बाद में भी उतनी ही से हरकत कर रहा है, क्योंकि प्लेट बस हरकत सारी प्लेट एक जैसी हरकत कर रही है, इसलिए उसके ऊपर मौजूद जो पार्टिकल हरकत कर रहे हैं सारे एक ही तरह की हरकत कर रहे हैं। मतलब अगर एक की वेलोसिटी 2 है तो वो हर जगह आगे जहाँ भी जाएंगे 2 ही वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। इसका मतलब है कि फिर अलॉन्ग एक्स एक्सिस वेलोसिटी के अंदर चेंज नहीं आ रहा, जितनी पहले थी उतनी ही बाद में है। अब यहाँ पे हम कहते हैं डब्ल्यू जो कंपोनेंट है वो अलॉन्ग जेड एक्सिस है, यानी कि डब्ल्यू के अंदर जेड के अलॉन्ग कोई चेंज नहीं आ रहा। जेड जो है ना उसकी चौड़ाई को शो करता है, तो चौड़ाई जो है फ्लूइड की पहले जितनी थी उतनी ही बाद में भी है। अब तीसरे नंबर पे है वाई के रिस्पेक्ट से चेंज आना वेलोसिटी में, तो वाई के रिस्पेक्ट से वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। चूंकि जो आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं वेलोसिटी कम होती जा रही है। मैंने आपको रीजन बताई थी, क्योंकि नीचे से प्लेट हरकत कर रही है, जो प्लेट हरकत करेगी तो उसके करीब वाली ज़्यादा वेलोसिटी होगी, जो ऊपर जाएंगे तो वेलोसिटी क्या होती जाएगी उसमें आपके पास कम होती जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है यानी वेलोसिटी का कम होते जाना, तो इसको हम कहते हैं कि यहाँ पे जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं वेलोसिटी कम हो रही है। इसका मतलब है अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इसका मतलब है कंटिन्यूटी इक्वेशन में से ये दोनों कंपोनेंट जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, खाली यही वाला कंपोनेंट बचेगा। नीचे हम आते हैं तो इससे क्या निकलेगा, पार्शियल वी और पार्शियल वाई इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज दैट वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब है वी क्या आएगा, कांस्टेंट। क्यों जीरो होता है यहाँ से, चूंकि यही बचेगा पार्शियल वी और पार्शियल वाई इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि पार्शियल वी और पार्शियल वाई इक्वल टू जीरो मीन वी इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि आपको पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। तो इससे ये बात निकली है कि जो वेलोसिटी है उसका जो वी कंपोनेंट होगा वो कांस्टेंट होगा। वी कंपोनेंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी के तीन कंपोनेंट हैं, एक का हमें पता चल गया v जो है वो कांस्टेंट है। अब यहाँ से हमने कंक्लूजन क्या निकाला कंटिन्यूटी इक्वेशन से कि u जो है वो खाली फंक्शन है x का। u जो है वो खाली फंक्शन है x का और v भी ज़ीरो है और w भी ज़ीरो है। यहाँ से हमने ये निकाला है कि जो u है यानी जो आपकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो ऊपर हमने ली है, वेलोसिटी के तीन कंपोनेंट होते हैं। जैसे एक कंपोनेंट u है छोटा u, दूसरा कंपोनेंट जो है v है और तीसरा कंपोनेंट जो है वो W है। चूँकि हम 2D मोशन में मूव कर रहे हैं, यानी कि हमें पता है कि जो हमारे पास V कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो और जो W कंपोनेंट है वो क्या है, वो दोनों बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि फ्लूइड जो है अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं खाली इस पे डिपेंड करता है, जबकि V जो है उस पर भी नहीं डिपेंड करता और W पे भी डिपेंड नहीं करता। उसके बाद है यहाँ पे हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इक्वेशन क्या होती है। तो मोमेंटम इक्वेशन जो है उससे हमने ये निकाला कि जो पार्शियल पी ओवर पार्शियल वाई है वो इक्वल टू ज़ीरो है, जबकि पी जो है वो नॉट ऑफ पी जो है वो वाई का फंक्शन नहीं है। इससे ये बात निकली है।
ये मोमेंटम इक्वेशन से ये निकला है। इसी तरीके से जेड डायरेक्शन में आप जाएं तो यहाँ पे आपके पास क्या आता है, पार्शियल पी और पार्शियल जेड इक्वल टू 0, दैट मीन पी इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ जेड। तो इससे क्या निकला है कि जो प्रेशर है वो खाली एक्स का फंक्शन है, यानी कि जो प्रेशर लग रहा है वो भी अलॉन्ग एक्स एक्सिस लग रहा है। ये हमने मोमेंटम इक्वेशन से लाई है। मोमेंटम इक्वेशन आपको पहले देखनी पड़ेगी और उस इक्वेशन से ये चूँकि शॉर्टली लिखा हुआ है, ये वहाँ से ये डिराइव किए गए हैं, तो आपको ये याद रखने के ये दोनों कंपोनेंट जो होते हैं वो ज़ीरो होते हैं। बस सिर्फ बचता है पीछे, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट बचता है। तो यहाँ से ये निकला है पार्शियल पी ओवर पार्शियल एक्स इक्वल टू पार्शियल पी ओवर डी पी ओवर डी एक्स। इसका मतलब ये है कि चूँकि पार्शियल डेरिवेटिव होता है वो टोटल डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि पी जो है वो सिंगल एक्स का फंक्शन है। याद रखिएगा, अगर आपके ऊपर वाला जो फंक्शन है जिसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं वो सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंड करे तो पार्शियल डेरिवेटिव टोटल डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए ये बना है। अब हम आते हैं बेसिक, ये इक्वेशन होती है जिसको हम कहते हैं नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन, या आप इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या मोमेंटम इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ मोशन, कुछ भी लिखा हो यही इक्वेशन होती है। इसको ऐसे लिखा जाता है, इसको आप प्रैक्टिस कर लें लिखने की। पार्शियल यू और पार्शियल टी प्लस यू इंटू पार्शियल यू और पार्शियल एक्स प्लस वी इंटू पार्शियल यू और पार्शियल वाई प्लस डब्ल्यू इंटू पार्शियल यू और पार्शियल जेड इक्वल टू -1 ओवर रो पार्शियल पी और पार्शियल एक्स प्लस, इसको न्यू पढ़ा करते हैं, ये और चीज़ है, न्यू है ये, इसको वी नहीं पढ़ेंगे। पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल जी स्क्वायर। याद रखिएगा, अभी जो हमारी मोशन है वो है जो आपके पास यहाँ पे दी हुई है कि जो कंपोनेंट है पार्शियल यू और पार्शियल एक्स, वो जो है वो जो कि एक्स में आपने ऊपर पढ़ा है कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे जो है ना वी कंपोनेंट ज़ीरो होने की वजह से सारा ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ से डब्ल्यू कंपोनेंट ज़ीरो होने की वजह से सारा ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ से भी ये दो कंपोनेंट काट जाएंगे। पहले आपने इक्वेशन लिखनी है और ये फालतू कंपोनेंट काट लेने हैं। कटने के बाद जो मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगी वो ये वाली इक्वेशन बनेगी। इस मैथमेटिकल इक्वेशन को आपने क्या करना है, अब आगे हल करना है मैथमेटिकल फार्मूलेशन से। तो अब आप यहाँ पे आते हैं कि ये जो इक्वेशन बनी है, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम ऐसे लिखें। अगर ये कैसे लिखा हुआ है, यानी कि अगर हमने कहा कि जो डेंसिटी है जो है वो अगर कांस्टेंट रहे, और यहाँ पे दिस इज़ द क्लासिकल डिफियन इक्वेशन विद डिफियन कोफिशिएंट, इसको डिफियन इक्वेशन भी कहते हैं और इसमें डिफियन कोफिशिएंट भी है। और ये जो है ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, जो ऊपर वाली इक्वेशन है, इसमें अगर हम प्रेशर को निगलेक्ट कर दें, अगर प्रेशर के इफेक्ट को निगलेक्ट करें तो इक्वेशन ये बनती है। इसको हम डिफियन इक्वेशन भी कहते हैं। और इसके साथ ये हमारी कंडीशन दी हुई है। हाँ, ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। आपका सिलेबस जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर इस सवाल को अगर हल करें, यानी ये सवाल आपको दिया हो, इसको सॉल्व करें तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो आपको वहाँ भी ये सवाल पूछा जाता है और यहाँ भी पूछा जाता है। बहरहाल ये कि मैं चूँकि आपकी जो क्लास होगी मीट के ऊपर, वहाँ पे मैं आपको मज़ीद गाइड करूँगा कि ये इक्वेशन ऐसे क्यों बनती हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से इसकी मज़ीद समझ आ जाएगी। तो ये जो है आज का लेक्चर है। आपको जो प्रॉब्लम आएंगी पहले इसे नोट करें और उसके बाद प्रॉब्लम जो है वो मुझसे डिस्कस करें। थैंक यू वेरी मच।